Welcome students, this is lecture 5th of reinforced cement concrete design. आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। मीन्स हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ जो बीम के डिज़ाइन थे वो कर लिए WSM के साथ, पर आज हम लिमिट स्टेट मेथड से LSM के साथ पहले तो सीखेंगे। LSM मेथड में उसकी assumptions क्या हैं, LSM मेथड से हमें कैसे किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व किया जाएगा, डिज़ाइन लोड कौन से होते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या हैं, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस LSM में कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक उसके अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है लिमिट स्टेट मेथड का। तो मीन्स लिमिट स्टेट मेथड किस प्रकार से काम करता है। इसमें फ्लेक्चर और बेंडिंग बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। मीन्स जो बेंडिंग वाला है, हमने कंप्रेशन और टेंशन तो पढ़ ली लास्ट लेक्चर में। अब इस बार फ्लेक्चर और बेंडिंग बिहेवियर जो बीम्स का है वो इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा लिमिट स्टेट मेथड के साथ। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक बीम, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्लेक्चरल बिहेवियर। फ्लेक्चरल बिहेवियर जो है बीम्स का किस प्रकार से होता है। मीन्स अगर यूनिएक्सियल रिस्पॉन्स है, पहले तो जी इस प्रकार से है, मगर लोड कि बीम को लोड इस प्रकार से लग रहा है, टेंसाइल लोड दोनों तरफ से, तो ये फिगर में दिया गया है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसकी कैसे होगी। स्ट्रेस होती है लोड अपॉन एरिया और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो पहले तो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी थोड़ी देर तक, जब उसके जितनी मीन्स स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रही है पर स्ट्रेन में मीन्स उसकी लेंथ में बहुत कम चेंज आ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेन की रेशियो कम बढ़ रही है। उसके बाद इसमें मैट्रिक्स क्रैकिंग आएगी। मैट्रिक्स क्रैकिंग का मतलब होता है कि अगर एक ये बीम है तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, मीन्स जो एक कंक्रीट और सीमेंट, कंक्रीट और सैंड का जो बॉन्ड बना हुआ है जैसे रेशे, जिसमें इसमें मैट्रिक्स क्रैकिंग का मतलब जैसे अगर हम हनी लेते हैं तो जैसे हनी की तार बननी शुरू हो जाती है जब हम उसको चम्मच से उठाते हैं, तो उस प्रकार से इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो इनका बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्रैक होना शुरू होगा अंदर से। हमको बाहर की तरफ कोई क्रैक नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल क्रैकिंग, जैसे जैसे अब क्या है, स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही पर स्ट्रेस थोड़ी सी बढ़ने की वजह से, मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा ऊपर गया ग्राफ, स्ट्रेस थोड़ी सी बढ़ने की वजह से स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ रही है। अब चेंज इन लेंथ ज़्यादा आ रहा है तो मल्टीपल क्रैकिंग हो रही है उसके अंदर, तब स्ट्रेन हार्डनिंग में उसका एंड आ गया फेलियर का। उसके बाद ये स्ट्रक्चर फेल कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें अब टेंशन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट में देखें, ठीक है, हमने अब टेंसाइल रीइंफोर्समेंट दे दी है इसको, इसमें सरिया डाल दिया है, सूटेबल अमाउंट ऑफ स्टील इज़ प्रोवाइडेड। सो अब स्ट्रेस काफ़ी बढ़ने तक स्ट्रेन में बहुत कम चेंज आया, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रेन में जैसे जैसे हमने थोड़ा सा स्ट्रेस को बढ़ाया तो स्ट्रेस को कम किया तो स्ट्रेन वापस उसी पोजीशन पर आ गई, ठीक है, क्योंकि जो है स्ट्रेन सारी की सारी वो स्टील ने ले ली, ठीक है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट ने। उसके बाद फिर स्ट्रेस को बढ़ाया तो स्ट्रेन काफ़ी बढ़नी शुरू हुई, ठीक है। ये स्टील की कर्व है, ये नीचे वाली कंक्रीट की कर्व है। स्ट्रेन बढ़नी शुरू हुई और फिर उसके बाद ये फेलियर हो गया, ठीक है, विद नॉट सो मच क्रैक्स। सो नेक्स्ट इज फ्लेक्सुरल रिस्पॉन्स। अब फ्लेक्सुरल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। फ्लेक्सुरल रिस्पॉन्स होता है जो अब बेंडिंग बिहेवियर मीन्स उसकी टर्न देके, जैसे इस प्रकार से लोड आप देख सकते हैं, ये वाला इस प्रकार से लोड मीन्स दोनों तरफ ट्विस्टेड लोड है, टर्न लोड। सो अब क्या है इसके अंदर की लोड, हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते जो उसके अंदर ये जो है आपको इसकी कर्व जो है, अगर इसी प्रकार को हम ये वाला बेंडिंग लोड दे दें तो इस प्रकार से डिफ्लेक्शन होगी इसके अंदर। मीन्स अगर लोड बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन इसकी बढ़ती है, पर कुछ देर बाद मल्टीपल क्रैकिंग की वजह से कम हो जाएगी। आफ्टर प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट देन इट डज नॉट प्रोड्यूस डैट मच ऑफ क्रैक्स। सो लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करने के बाद उसमें इतने क्रैक्स नहीं आएंगे अगर उसमें ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं। इवन बेंडिंग फोर्सेस भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें लिमिट स्टेट मेथड ज़्यादा बेटर रहता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ।
सो इस प्रकार से अगर आप पिक्चर में देखें तो ये बीम को ऊपर से एक कंप्रेसिव लोड देकर इसके अंदर जो क्रैकिंग प्रोड्यूस हुई है, इसकी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ख़त्म होने की वजह से, तो इस प्रकार से एक क्रैकिंग आई है इसके अंदर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं थ्रेड क्रैक्स इसके अंदर आए। इसमें क्या है कि पहले मैट्रिक्स क्रैकिंग हुई, उसके बाद लोड और इंक्रीज़ किया गया, तो इसके अंदर बाहर से क्रैक्स दिखने शुरू हो गए। सो ये हम जैसे जैसे क्रैक्स आते रहेंगे वैसे वैसे इसको नंबर देते रहेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा क्रैक आया। तो इसमें नंबरिंग की गई है कि इस क्रैक कब आया और मतलब उसका सीरियल नंबर क्या है क्रैक का, और उसकी लेंथ कितनी है क्रैक की। ठीक है। नेक्स्ट इज एजम्पशंस विच आर मेड इन लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या क्या हैं न्यूमेरिकल डिज़ाइन करने से पहले। तो प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मीन्स जो पहले प्लेन सेक्शन थे वो आफ्टर बेंडिंग में प्लेन रहेंगे, उनका सरफेस प्लेन रहेगा। ठीक है। डेट स्ट्रेन डेवलप्ड इन एनी पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेन किसी भी पार्ट के अंदर डेवलप हुई है तो वो उतनी ही बढ़ती रहेगी, कम मतलब जितना उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। मीन्स ये आप जानते हैं कि बीम के दो पार्ट होते हैं, ये टेंसाइल जोन या कंप्रेसिव जोन। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर के अंदर जो स्ट्रेन है कंक्रीट की, मीन्स अगर उसको लोड के बाद उसमें डिफ्लेक्शन आती है तो स्ट्रेन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035। ठीक है, इन बेंडिंग सिचुएशन। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन के अंदर वीक, पर स्टील उसको अगर हम स्टील इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो बीम है वो कंप्रेशन फोर्स के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हो। कंप्रेशन के अंदर तो कंक्रीट स्ट्रॉन्ग करेगा और स्टील ऐड होने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी, सो टेंशन फोर्सेस भी आराम से हैंडल कर पाएगा। ठीक है। सो एक जो ये बीम है इसके दो जोन होते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल जोन। हम यूजली स्टील सिंगली में नीचे प्रोवाइड करते हैं, डबली में ऊपर भी करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड। सो इस प्रकार से हम इसकी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। ठीक है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंक्रीट के अंदर एंड द स्ट्रेन है जो कंक्रीट की स्ट्रेन, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दिखाई, मे बी अज्यूम्ड पैराबोलिक, हम उसको पैराबोलिक अज्यूम करेंगे क्योंकि ये अजम्पशन है तो पैराबोलिक, फिर उसके बाद फेलियर। नेक्स्ट इज दिस प्रकार से कि जो ये है स्ट्रेस बढ़ती रही कंक्रीट की, ये 0.0035 आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर के अंदर। उसके बाद हम एक आइडियलाइज्ड कर्व हमने ड्रॉ कर दी, ये वाली, ये एफ सी के आपको पता है कि उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, अगर M20 ले रहे हैं तो 20, अगर M25 ले रहे हैं तो 25। सो नेक्स्ट इज़ इसकी डिज़ाइन कर्व, जो सेफ्टी मेथड के साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के, तो डिज़ाइन कर्व में इतना ये लोड लिया गया, ये जो 0.67 FCK तो है उसका 0.667 और डिवाइडेड बाय गामा एम क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स। ठीक है। तो इसके अंदर हम कंक्रीट जो है उसके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है और स्टील का जो है 1.15 है। ये आपको आगे भी इसका टेबल दिखाया जाएगा। सो इसने ये दिया हुआ है 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5 जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। मीन्स हमने FCK की वैल्यू को पहले 0.67 कर दिया, जो कि एक आइडियलाइज्ड कर्व ऑफ कंक्रीट बनाएगा। मीन्स दोनों के बीच में ये डिज़ाइन कर्व है, मतलब इससे ठीक है नीचे नहीं होगा डिज़ाइन, तो उसके ये एक हमारी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आइडियलाइज्ड कर्व है जो WSM से कह सकते हैं। सो इसके बाद हमने इसका 0.67 FCK बाय गामा एम, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करके हमने एक सेफ स्ट्रक्चर निकाल ली। तो उसका पॉइंट उसको कहेंगे इसी ऐसे भी निकाल सकते हैं 0.446 FCK। ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट इज assumptions। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। जो अगली एग्जम्पशन है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इग्नोर करेंगे क्योंकि वो वैसे ही बहुत कम होती है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस इन रीइंफोर्समेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम
रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मीन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जो है स्ट्रेस इन रीइंफोर्समेंट हम लेंगे, ठीक है, फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड, किस टाइप का स्टील यूज़ हुआ है, क्या वो माइल्ड स्टील है जिसकी FY250 है, और क्या वो HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार है जिसकी स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ 500 to 550 है। तो वो दिया होगा हमें न्यूमेरिकल के अंदर। फॉर डिज़ाइन पर्पस द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ML 1.15 शैल बी अप्लाइड फॉर स्टील के लिए। ये जो स्टील के लिए है मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा M 1.15 होता है, ठीक है, और पर कंक्रीट के लिए ये 1.5 होता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रीइंफोर्समेंट इन दी सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, मीन मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी इन टेंशन रीइंफोर्समेंट, मीन्स टेंसाइल जोन के अंदर जो हमने रीइंफोर्समेंट डाली है, मीन सरिया डाला है, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी कैसे निकाल लेंगे, उसके FY जो हम 250 या 500 ले रहे हैं या 415 ले रहे हैं, तो FY की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे बस, डिवाइडेड बाय 1.15 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय ES मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है, ये दिया गिवन होगा, और ठीक है प्लस, और आपके कोड में भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यूज गिवन है, प्लस 0.002, ठीक है, क्योंकि जो स्टील का है आउटर मोस्ट टेंसाइल फाइबर के अंदर जो स्ट्रेन हार्डनिंग है वो 0.002 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आप इसमें देख सकते हैं FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, हम इस बार स्टील की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी स्टील वाला लेना है 1.15, सो ES इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब नेक्स्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसके अंदर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, हमने वैसे ही जो पिछले लेक्चर में की थी WSM में C = T करके रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स = टेंसाइल फोर्स। सबसे पहले कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स आपको पता होना चाहिए, फिर से रिवाइज कराता हूँ होती क्या है। जैसे ये एक बॉक्स है, अगर इसको अंदर की तरफ लोड लग रहा है तो ये इसमें दबाव आ जाएगा, तो इसको कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। जब उसको दबाव आ रहा है उसके अंदर की तरफ लोड लग रहा है तो डैट इज़ कंप्रेसिव, ठीक है। और अगर उसके बाद इसमें खिंचाव आ रहा है, जैसे इस बॉक्स को दोनों तरफ आउटवर्ड लोड लगाते हैं, आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो खिंचाव आ रहा है दोनों तरफ, इस प्रकार से इसका एरिया चेंज होगा, तो डैट इज़ कॉल्ड टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अगर इसके अंदर हम घुमाव देते हैं, जैसे कि इस प्रकार से, अगर एक फोर्स ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है, तो इसके अंदर जो है इस प्रकार से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, एक आगे की तरफ पीछे की तरफ, तो इसको कहते हैं शीयर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर इसके अंदर ट्विस्ट आ रहा है, कोई फ्लेक्सुरल बेंडिंग आ रही है, तो जैसे कि इस प्रकार से फोर्स लगती है अगर पूरी की पूरी बॉडी को, तो ये दूसरी तरफ घुमाएगी और इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट जैसे आ जाएगा, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सुरल फोर्स, ठीक है, और टॉर्जनल फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज अब कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है कंक्रीट की, तो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स इज 0.36 FCK BXU इज इक्वल टू 0.87 FY/AST। ये स्टील का फैक्टर है 0.87 और ये 0.36 कंक्रीट का, तो उसको XU डिवाइडेड, अगर XU की वैल्यू हम निकालेंगे तो XU की वैल्यू क्या हो जाएगी, XU वाले सारे 0.36 FCK B हम नीचे ले जाएंगे, और उसके बाद ऊपर वाला जो 0.87 FY/AST है ये 0.36 FCK B से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम कंप्रेशन जोन, ठीक है। ये ओवरऑल जो D है ये क्या है, एक एक्चुअल के अंदर जो D आपका दिया गया ये वाला, ये है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, मीन्स इफेक्टिव कवर निकाल के इफेक्टिव डेप्थ जो बाकी बचेगी बीम की, वो जो हमने ली है रीइंफोर्समेंट के सेंटर से, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, रीइंफोर्समेंट के सेंटर से जो बीम की डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ होती है, ठीक है। अगर ऊपर भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है तो ऊपर के रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक। तो नेक्स्ट इज
उसके बाद ये स्ट्रेन डायग्राम है कि तो 0.002 तक कंक्रीट की ली गई है, ठीक है, और आउटर मोस्ट कंप्रेशन में 0.0035 हमने कंसीडर जो किया है वो 0.002 तक किया है, ठीक है। ये इस मोस्ट रेलेवेंट फाइबर है, ठीक है, 0.42 XU ऊपर, और जो नीचे की है वो 0.36 FCK BXU। तो एक लीवर आर्म होता है। लीवर आर्म क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। लीवर आर्म होता है इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.42 इंटू न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल XU। सो हम लीवर आर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सो ये जो फॉर्मूला है ये आपके कोड में भी प्रोवाइडेड है, ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। आपको अगर नहीं निकाला जाता तो इससे निकाल सकते हैं। कंप्रेसिव फोर्स का जो, ठीक है, टर्म है 0.36 FCK BXU और टेंसाइल फोर्स का 0.87 FY/AST। तो इससे हम XU निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस प्रकार से निकालनी है, XU मैक्स बाई डी। तो XU मैक्स हमें पता है कि 0.0035 है आउटर मोस्ट में, ठीक है, और स्मॉल डी को इसके इक्वल करना है, XU मैक्स को बाई डी को इस टर्म के इक्वलेंट करना है कंक्रीट का कंप्रेशन बाय स्टील का, ठीक है, 0.087 FY/ES प्लस 0.0055 इसके इक्वल कर देना है XU मैक्स बाई डी को। इससे हम XU मैक्स की वैल्यू निकाल सकें। FY गिवन होगा, ES पता होगा, ठीक है, डी भी हमें पता है, तो XU मैक्स आ सकता है। तो XU मैक्स की वैल्यू जो है इस प्रकार से आपके कोड के अंदर गिवन है। ये वाला टेबल जो है नीचे दिया गया आपको, टेबल 5.1, इसके अंदर देखेंगे तो ग्रेड ऑफ स्टील जो भी है 250 है, 415 है या 500 है, ठीक है। तो उसकी यील्ड स्ट्रेस भी उस प्रकार से सेम होगी FY। सो XU मैक्स की वैल्यू क्या होगी 0.53 डी मीन्स डी क्या का मतलब क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो FE 250 के लिए 0.53 डी, अगर FE 415 यूजुअली ज़्यादातर यही आता है तो 0.48 डी, और अगर FE 500 है तो 0.46 डी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है, लिमिटिंग कंडीशन में मीन्स लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। तो उसमें तो AST/BD था 100 AST/BD समथिंग, तो इसके अंदर 0.36 FCK XU मैक्स। अब XU मैक्स ऊपर लेना है और नीचे स्टील की वैल्यू 0.87 FY/D, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। सो बाय यूजिंग दी अबव रिलेशन द वैल्यूज ऑफ PT कैन बी कैलकुलेटेड। अब PT की वैल्यूज़ जो हैं ये नीचे आपके टेबल के अंदर 5.2 के अंदर गिवन है, जो टेबल आपके कोड के अंदर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से जो है उसकी FCK सेम होती है और FE के परसेंटेज PT की वैल्यू है ये गिवन है, ठीक है। अगर इसके बीच में कहीं कुछ वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ती है तो हम मीन मेथड निकाल के ढूंढ सकते हैं, ठीक है, मीडियन उसका कोई भी मिडल वाली वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसके अंदर MR निकाल ली थी वैल्यू, अब इसके अंदर मोमेंट अल्टीमेट की लिमिटिंग वैल्यू, इसका क्या होगा आंसर 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स। अब एक्चुअल में MU क्या होता है C इंटू Z होती है लीवर आर्म 0.42 D माइनस 0.42 XU मैक्स, ठीक है। C होता है कंप्रेशन फैक्टर, तो कंप्रेशन 0.36 से शुरू होता है कंप्रेशन है, तो 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स, C की वैल्यू ला दी और D की वैल्यू Z की वैल्यू D माइनस 0.42 XU मैक्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन दी कोड। सो जो आपका कोड आपको फिर से बता दूं जो यूज़ होना है वो होना है IS 456/456/2000, ठीक है। गूगल में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसका प्रिंट निकाल के आपको ये एग्जामिनेशन के अंदर भी अलाउड है। तो आपको तरीका आना चाहिए किस प्रकार से निकालना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर न्यूमेरिकल का। तो MU लिमिटिंग की वैल्यू है हम पुट कर सकते हैं। अगर हमने एग्जांपल 250 ग्रेड का स्टील लिया है, ठीक है, और उसकी FU मैक्स हो जाएगी 0.53 D और M25 कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उसकी वैल्यू MU लिमिटिंग की बन जाएगी, ठीक है। उसके साथ में वैल्यूज़ दी गई हैं MU लिमिटिंग की वैल्यूज़ टेबल 5.3 के अंदर इस प्रकार से है, पर हम ये फार्मूला ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपने से, तो ये वाला फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवर रीइंफोर्स्ड OR, अंडर रीइंफोर्स्ड UR एंड बैलेंस सेक्शन।
तो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में किया है ओवर रीइंफोर्स, अंडर रीइंफोर्स और बैलेंस सेक्शन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर आपको एक आइडिया देना है थोड़ा सा कि जैसे एक बीम है, इसके अंदर ये सरिया लगाया गया है, अगर ज़्यादा सरिया डल गया है उसमें क्या इफेक्ट होगा। ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो अगर एक्स यू की वैल्यू किसी एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स आ जाती है, ठीक है, एक्स यू मैक्स से ग्रेटर आ जाती है तो डैट इज़ ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। और अगर उसकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आ जाती है डैट इज़ ऑल्सो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। अगर उसकी वैल्यू एक्स यू की लेस देन एक्स यू मैक्स हो जाती है तो डैट इज़ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। और अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर चली जाती है तो डैट इज़ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हम डिज़ाइन नहीं करते क्योंकि इसका क्विक फेलियर हो जाता है, ठीक है। और बैलेंस सेक्शन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सो इट इज़ फिजिबल टू ड्रॉ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन फॉर एवरी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के अंदर एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स, ठीक है। तो इसके अंदर इस पोजीशन ये हो जाती है, ठीक है। ये एक्स यू के आप चेक कर सकते हो और न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड्स विद द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, दैट्स इट। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल। सो एक न्यूमेरिकल गिवन है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ऑफ साइज 250 mm इंटू 450 mm। पहले बी की वैल्यू दी होती है, फिर डी की वैल्यू। सो ओवरऑल ये ओवरऑल दी गई है, मीन्स हमने स्मॉल डी निकालना है, ठीक है, इफेक्टिव कवर ढूंढ के उसको इफेक्टिव कवर को माइनस करके हमें कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है। सो इज़ रीइंफोर्स्ड विद स्टील बार्स ऑफ एरिया 1300 mm²। अब हमें बार का डाया नहीं दिया स्टील बार का, अब हमें उसका पूरा एरिया दे दिया है, तो हम उससे डायामीटर भी निकाल सकते हैं बार का अगर नंबर ऑफ बार्स निकालने हो तो। पर अभी हमें नंबर ऑफ बार्स नहीं निकालने, अभी हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो यूज़ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड गिवन है, मीन्स FCK की वैल्यू 20 हो जाएगी एंड Fe 415 स्टील और Fy की वैल्यू 415 हो जाएगी न्यूटन पर mm²। कैलकुलेट दी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम सेक्शन। सो 10 डाटा जो हमें गिवन है वो बी दिया हुआ है पहले 250, फिर कैपिटल डी 450, AST दिया गया है 1300 mm², FCK की वैल्यू, सारी ये डाटा गिवन है, ठीक है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो बीम स्ट्रक्चर को तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसकी जो डेप्थ है आपको 450 दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी ब्रेड्थ है ये 250 है, ठीक है। एंड इस रीइंफोर्स्ड स्टील बार्स ऑफ 1300 mm²। टोटल स्टील बार्स का एरिया 1300 mm² है, ठीक है। जो कंक्रीट का ग्रेड है वो M20 है और स्टील का ग्रेड Fe 415 है। सो नेक्स्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जो हम फॉर्मूला है उसमें ये 0.138 FCK BD² लगता है, ठीक है। सो एक्स कैलकुलेट करने के पहले स्टील का फैक्टर, फिर S/C 0.87, Fy AST, फिर 0.836 FCK B। हमने C इक्वल टू T किया था तो टेंसाइल वाला ऊपर, फिर नीचे C वाला XU की वैल्यू आ जाएगी 260.75 mm, ठीक है। उसके बाद XU मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 0.48 D। क्योंकि जो है हमें जो स्टील दिया गया है 415 दिया गया है, Fe 415 स्टील 0.48 D। XU मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.48 इंटू 400। 450 में से हमने 25 mm ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ निकाल दिया इफेक्टिव कवर, सो उसकी वैल्यू आ गई 400 स्मॉल डी की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 192 mm इसकी टोटल वैल्यू आ गई। सो XU की वैल्यू है 260 और इसकी 190। XU अब बड़ा हो गया XU मैक्स से, ठीक है। तो ये ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, ठीक है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन ये गिवन है। नेक्स्ट इज़ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब 0.138 FCK BD², तो MU लिमिटिंग क्या आ जाएगा, टोटल हम कैलकुलेट करके 110.4 किलो न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट आपने हर न्यूमेरिकल के साथ ज़रूर लिखने हैं जो इसके हैं। अब देखिए
और न्यूटन किलो न्यूटन मीटर यूनिट कैसे बने, आप यूनिट निकालने भी सीख सकते हैं। ठीक है, FCK के यूनिट होते हैं न्यूटन पर mm²। ठीक है, उसके बाद बी के आगे बी के होते हैं मीटर या mm, फिर उसके बाद d² के आगे तो mm² मीटर² हो गया। ठीक है, नीचे है 1 मीटर है न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, न्यूटन पर mm² है ना नीचे, इसका न्यूटन पर mm² है तो इसके mm के अंदर हैं, बी के और d² के mm² के अंदर। तो mm² से mm² कट गया तो न्यूटन mm या फिर न्यूटन मीटर जिसके अंदर भी लिया गया है वैल्यू, वो इसके यूनिट आ जाएंगे इसके अंदर न्यूटन mm। तो mm को पहले मीटर में करेंगे तो जैसे वैल्यू आई 1104165 ऐसे कुछ वैल्यू आ गई अगर, तो न्यूटन को अगर मीटर को में करना है या की वैल्यू आ गई मीटर में करना है तो पहले यहाँ पर पॉइंट लगेगा 3 पॉइंट छोड़ के, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 होते हैं। फिर अगर न्यूटन को किलो न्यूटन में करना है तो फिर 3 पॉइंट छोड़ के 1 पॉइंट और लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलो न्यूटन के अंदर 1000 न्यूटन होते हैं। तो इस प्रकार से हम वैल्यूज़ नोट कर सकते हैं। तो अब आगे आता है कंसेप्ट डिज़ाइन लोड्स का, कि डिज़ाइन लोड्स आखिर में क्या होते हैं। तो डिज़ाइन लोड्स हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा है, तो इस पर एक ओवरव्यू दे दूं कि हमें पता है कि एक तो डेड लोड होता है जो बिल्डिंग का एक सेल्फ वेट होता है अपना, पूरी बिल्डिंग का जो बाहर ज़मीन पर पड़ रहा होता है, डेट इज़ डेड लोड। उसके बाद लाइव लोड होता है जो वर्किंग लोड में इधर उधर जा रहा होता है। अगर जैसे हम चलते हैं लोग किसी भी कमरे में, हम लाइव लोड होता है क्योंकि हम मूव करते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन जो मूव करते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को मूव करते रहते हैं रेगुलर, तो डैट मेक्स अ लाइव लोड, कंप्राइज ऑफ लाइव लोड। दस नेक्स्ट इज स्नो लोड। अगर स्नोफॉल होती है किसी एरिया में तो हमें स्नो लोड को भी कंट्रीब्यूट मतलब हमें न्यूमेरिकल के अंदर डालना है, कंसीडर करना है। तो अगर विंड लोड काफ़ी तेज़ हवा एरियाज़ में चलती हैं, जैसे जहाँ पर यूजुअली साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो उसमें हमें विंड लोड तो कंसीडर करना ही है उस बिल्डिंग को बनाते हुए, और विंड लोड को जो अफेक्टेड एरिया है उसको मजबूत करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव विंड लोड है जो बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, और जो बिल्डिंग को घुमाव से जैसे ऊपर या नीचे इधर की तरफ बाहर को धकेल रहे हैं तो वो नेगेटिव विंड लोड्स हैं। ठीक है, तो दिस वे हम लोड्स को कंसीडर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें हमारी नीड्स क्या हैं, उस बिल्डिंग को कौन से एरिया में डिज़ाइन करना है उस प्रकार से। नेक्स्ट इज़ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इसमें हम क्या आएगा कि दिस इज़ द मेथड, पार्शियल सेफ्टी मेथड को हम डिज़ाइन में इसलिए लाते हैं ताकि सेफ्टी क्लास की जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन हो सके। ठीक है, एज क्लोजली एज पॉसिबल बाय अप्लाइंग लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर्स। ठीक है, तो लोड भी लगे तो हमें एक सेफ स्ट्रक्चर मिल जाए, इसलिए हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को लेते हैं और एक डिज़ाइन लोड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो वैल्यूज़ ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, हम जब आपने पीछे शुरू में गामा एम बताया था तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल था, तो फैक्टर इसको ये RM नहीं है, ये एक्चुअली गामा एम है। ठीक है, तो इसका मटेरियल्स का क्या है, कंक्रीट का है 1.5 आपको बताया, क्योंकि हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोलैप्स के बारे में बात करेंगे, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के बारे में नहीं। तो 10 लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर कंक्रीट का 1.5 है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और स्टील का 1.15 है। ठीक है, तो पार्शियल डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे निकाल लेंगे, FCK जो भी हमारी स्ट्रेंथ आई, ठीक है, अभी नई जो हमने निकाली, तो उसको डिवाइड कर देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के साथ स्टील या कंक्रीट के, तो हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगी उसकी, और डिज़ाइन लोड मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, आपको इसके आगे न्यूमेरिकल डिज़ाइन कैसे होता है बीम का वो बताया जाएगा लिमिट स्टेट मेथड के साथ। सो थैंक यू फॉर टुडे, होप यू लाइक द लेक्चर। ठीक है।